अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जो है वो 9वें रोज़ में दाखिल हो गई है। इस्तंबुल में OIC के वज़ीर खारजा का भी इजलास हो रहा है और वहाँ पर तवक्को है कि एक दफ़ा फिर जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग है उसको डिप्लोमेसी के ज़रिए हल किया जाए, उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आगाज़ करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के उस फैसले का कि जिसके तहत वो पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा भी चाहते हैं और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसमें भी इजाफा देखना चाहते हैं, और उसके लिए वो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको अगले 5 साल के लिए एक रोड मैप के तहत कम करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सादा है कि हम अगर अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करेंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें इजाफा होगा? शहबाज, इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर है कि ये एक पॉलिसी डिसीजन भी है बहुत अरसे से, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी अगर ग्रोथ माजी में हुई भी तो वो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ होती है, और अगर आपने सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तो वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आपकी बरामदात ज़्यादा हों और आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हों। और इसी वजह से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, एक उनको जो तरीका नज़र आता है कि जब तक हमारी बरामदात बढ़ती नहीं है तो आप अपनी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है अब इसको कम करना चाह रही है ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। आइडिया यह है कि इससे हमारी बरामदात में इजाफा होगा। तो इशू क्या है इसमें? कामरान, माजी में जो दरामदात के ऊपर ड्यूटियाँ बढ़ाई जाती रही हैं उसकी 2 वजूहत होती थी। या तो वो इसलिए ड्यूटियाँ बढ़ाई जाती थी कि पाकिस्तान के पास गैर मुल्की ज़िम्मेदार के ज़खायर बहुत कम होते थे, हम नहीं चाहते थे। अभी भी ये सूरत हाल दोबारा पैदा हो रही है कि जो दरामदात हैं वो ज़्यादा हो। और दूसरी वजह ये होती थी कि FBR के जो महसूलात हैं उनमें इजाफे के लिए दरामदात के ऊपर आप ड्यूटीज़ बढ़ा देते थे। और बड़ा सिंपल सा जो इसका एक तरीक़ाकार था जी कि वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं होती टैक्स ऑफिसर्स की, ऑल्दो वो भी एक पूरा प्रोसेस है, बट ज़्यादातर चीज़ें आपकी इंपोर्ट हो रही हैं जो डिक्लेयर हो रही हैं, मिस डिक्लेरेशन एक इशू रहता है उसके अंदर। फिर भी आपको रिलेटिवली अगर जो लोकल मार्केट से आपने टैक्स कलेक्शन करनी है उसकी बजाय अगर आप इंपोर्ट के ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर कलेक्शन। और थर्ड जो इशू होता है कि आपने जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्शन वाला भी एलिमेंट रहा है, वो इतना ज़्यादा इसमें नहीं रहा। हुआ ये है कि पिछले कोई 1 दहाई में हुकूमत अपने महसूलात की खातिर या जो आपकी जो करंट अकाउंट का खसारा था उस पर काबू पाने के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाते रहे। उसमें जो इंडस्ट्री को एक जितनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है उससे उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गई। अब वो उनका मुनाफा और ज़्यादा बढ़ गया, बाहर से इंपोर्ट्स कुछ चीज़ों की आना बंद होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आपको इतनी सडन आपने जितनी प्रोटेक्शन दी है उसमें जो तो आपने रेवेन्यूज़ के पर्पसेस के लिए दी थी वो आप बिल्कुल विड्रॉ करें। और लेकिन जो एक कंपेटिटिवनेस होती है हर मुल्क की अपनी होती है और ये यूनिवर्सल नहीं होती। इसमें जो हम बात कर रहे हैं ये अब इनकी जो नई टैरिफ पॉलिसी उसके हवाले से है। IMF ने जो इनसे चीज़ें तय की थी उसमें तो जो इस एग्जिस्टिंग पाकिस्तान की कस्टम ड्यूटीज़ हैं तमाम चीज़ें मिलाकर, जिसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, वो उसका जो भी लेवल था उसमें IMF चाह रहा था कि 43% तक उसको 5 साल के अरसा में कम कर दिया जाए। हुकूमत उससे एक स्टेप आगे गई है। इसमें इन्होंने अब ये फैसला किया कि 52% तक ये ड्यूटीज़ कम हो जाएंगी। एसेंशली जो भी प्रोटेक्शन लेवल्स मिले हुए हैं तमाम सनतों को उसमें 52% कमी हो जाएगी। अब इसमें जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं ये पाकिस्तान का ईस्ट एशिया मूवमेंट होगा। जो एशिया पैसिफिक के ममालिक थे, जब उनको 1997 का क्राइसिस आया तो उसके बाद उन्होंने ग्रो किया, उनकी जो ग्रोथ थी एक्सपोर्ट लेड थी। बट 2-3 चीजें बड़ी, और उसमें आई थिंक जो ईस्ट एशिया की अगर आप बात करें, वियतनाम की एग्जांपल दी जाती है। वर्ल्ड बैंक अक्सर, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक का भी रोल है, कि वियतनाम और पाकिस्तान की इकोनॉमी का मोर और लेस कहा जाता है कि सेम प्रॉब्लम है। आज से 20-1 साल पहले उनकी भी बरामदात पाकिस्तान जितनी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की और आज उनकी जो माहाना जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी है जितनी पाकिस्तान की सालाना है, तो इस तरीके से उन्होंने फिर ग्रो किया। तो एक ये एग्जांपल भी अक्सर दी जाती है कि कैसे आप अपनी ड्यूटीज को कम करके अपनी मईशत को और अपनी बरामदात को बेहतर बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी जब चीज़ करते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली और डोमेस्टिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक नहीं करते। आज से चंद साल पहले यह कहा जाता था कि एक्सचेंज रेट में रिजिडिटी है, जो रुपया है वो ज़्यादा मजबूत है, इसकी डिवैल्यूएशन होनी चाहिए। तो अगर डिवैल्यूएशन हो गई तो हमारी बरामदात में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। रुपया जो था वो उसकी जो वैल्यू आज से कुछ 6-7 साल पहले 110 रुपए की थी, आज वो 285 रुपए की फिर वैल्यू
वैल्यू है उसकी, उसमें 100% से ज़्यादा डिवैल्यूशन पिछले 4 साल के अरसा के दौरान होगी। जो आपकी एक्सपोर्ट थी मंथली वो $2.2 बिलियन से बढ़कर $2.5 बिलियन होगी, जो कि कुछ ना होने के बराबर है। आज हमें ये बताया जा रहा है कि अब अगर आप ड्यूटीज कम कर दें तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। अगेन, क्या ये पूरा सच है या आधा सच है? सबसे पहली बात, जब कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा काम करती है तो उसके पीछे कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग होनी चाहिए और उसमें जो डोमेस्टिक उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको भी सामने रखना चाहिए। अब ये इसी हफ्ते नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का एक इजलास था, उसमें सेक्रेटरी तजारत ने यह कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अप्लाइड एवरेज जो उनके सिंपल टैरिफ्स हैं वो तकरीबन 20.2% हैं। इसमें अगले 5 साल के अरसा में इसमें कमी करके तकरीबन इनको 9.7% पे ले आया जाएगा। जितना इस वक्त प्रोटेक्शन अवेलेबल है इंडस्ट्रीज को, जो ओवरऑल जो टैरिफ्स हैं उसमें 52% कमी की उन्होंने बात की है और इसका उनका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें तकरीबन 14% इजाफा हो जाएगा और जो दरामदात है उसमें 5 से 7% इजाफा सिर्फ होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हालांकि जितनी वो इसमें ड्यूटीज कम करें, इसमें इंपोर्ट्स ज्यादा इसमें बढ़नी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बावजूद ये सारी ड्यूटी, ये जो रिडक्शन हो रही है, हमारे जो महसूलात हैं उसमें नेट 9% तकरीबन 10% के करीब उसमें इजाफा होगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इतनी बड़ी जब ट्रेड लिबरलाइजेशन की एक्सरसाइज हुकूमत करने जा रही है, क्या ये सारा होम ग्रोन मॉडल था? तो इसका जवाब है नहीं। खुद हुकूमत ने स्टैंडिंग कमेटी को ये बताया कि वर्ल्ड बैंक का एक मॉडल है जिसकी बेस के ऊपर ये सारी अजम्पशंस जो है वो उसमें दी गई। दूसरा इसके अंदर सवाल ये है कि ठीक है, एक हद से ज्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जब प्रोटेक्शन देते हो उसमें इनएफिशिएंसी आती है, उसमें जो सारिफ होता है उसको एक अच्छी चीज नहीं मिलती और एक मुनासिब कीमत पे नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है आपके सामने हमारा ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, गाड़ियां जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं उनको जो प्रोटेक्शन दी हुई है उसकी वजह से लोगों को लो क्वालिटी गाड़ियां मिली हैं। लेकिन क्या हम इतनी इकोनॉमी को ओपन कर सकते हैं कि हम कम्पीट ही ना कर सकें, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इलिमिनेट हो जाएं? अगर आप ये सारे देख लें, इनके जो इनकी एक प्रेजेंटेशन हुई थी पार्लियामेंट्री कमेटी को, उसके अंदर कुछ इन्होंने जो चीजें खुद शेयर की हैं कि जब 5 साल के बाद ये ट्रेड की लिबरलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो पाकिस्तान के जो एवरेज टैरिफ होगा वो कितना होगा और खित्ते के ममालिक का कितना होगा। पाकिस्तान का जो टैरिफ होगा वो 9.7% पे हो जाएगा, भारत का इसके मुकाबले में तकरीबन 18%। मतलब पाकिस्तान में जो टैरिफ के लेवल्स हैं वो भारत से आधे। इसी तरीके से बांग्लादेश जो पाकिस्तान का कंपेटिटर भी है, वहां पे जो प्रोटेक्शन लेवल है वो 15% है। श्रीलंका के जो है उसमें तकरीबन ये 19% है। जो चाइना है, जो जिसका स्केल ऑफ इकोनॉमी इतना बड़ा है कि अगर पाकिस्तान में जो एक मुनासिब प्रोटेक्शन इंडस्ट्री को नहीं मिलती, जो इन एफिशिएंसी को भी प्रमोट ना करे और जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी मेंटेन रखे, तो वो तो तकरीबन इसलिए 7.5% के लेवल पे है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, हमारे पास ना वो टेक्नोलॉजी है ना हमारा वो स्केल है, तो खदशा ये है कि जब ये सारी इतनी टैरिफ की जो दीवार गिराई जाएगी तो फिर चाइना जो है पाकिस्तान की जो मार्केट्स है उसको टेक ओवर कर लेगा। इसमें कामरान जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है आपका आ रहा है सामने जो स्टील सेक्टर है। मैं उसी की तरफ आने वाला था कि इमीडिएटली किसको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये वाकई इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो। देखिए 13 से 14 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, जिसमें स्टील सेक्टर का चूंकि वो उनको ज्यादा उनको हीट पहुंची है, वो सबसे पहले मीडिया में आ गए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले एक उन्होंने की है, यहाँ पे मीडिया से उनकी एंगेजमेंट थी जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो स्टील सेक्टर्स में दुनिया भर में प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके बांग्लादेश में ये प्रोटेक्शन लेवल 70 से 80% है, इंडिया में भी 60-70% है। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना हो कि हमारा प्रोटेक्शन लेवल 38% के ऊपर हो, अभी वैसे 53% है, तो इसका मतलब उनको जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है। अगर 38% तक हो तो हम कंपीट कर सकते हैं फिर भी, बट उनका अगर 38% से नीचे गया, जो कि इस प्लान के तहत 38 नहीं 28 भी नहीं 10% पे जाके रुकेगा, उनका हम बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। 4000 मेगावाट जो बिजली इंडस्ट्री इस्तेमाल करते करते वो सरप्लस में जाएगी। $1 अरब सालाना जो है इसकी जो पाकिस्तान को स्टील की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। 20 लाख जो नौकरियां हैं उनको खतरा है। तो ये सिर्फ एक सेक्टर जो अभी सामने हम उसकी बात करें, इसी तरीके से बाकी 1 दर्जन से ज्यादा सेक्टर्स हैं। देखिए जो ये सेक्टर्स हैं, और पता है कि आपको मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री है, जब भी आप इकोनॉमी को खोलने की बात करेंगे वो ऐसी ही बात करेंगे, तो क्या इनका जो पर्सपेक्टिव है इसको मनोअन मान लेना चाहिए या विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी लेना चाहिए? क्योंकि ये डबल एज सोर्ड है, क्योंकि अगर आप जब लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं तो जो आम सारिफ है उसके पास चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं। आपने गाड़ी की एग्जांपल दी, लेकिन अगर आप अपनी ट्रेड को लिबरलाइज करते हैं तो होता क्या है कि क्वालिटी बेहतर होती है आपके यहाँ, और जो सार्फिन हैं उनको बेहतर
ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर एक डेलिकेट बैलेंस करने की भी तो ज़रूरत है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि टोटली आप हमेशा अपनी जो लोकल इंडस्ट्री उसी को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी दूसरी साइड ये भी है कि हम जब अपनी इंडस्ट्री को खोलते नहीं हैं और हमारे लोकल इंडस्ट्री को पता है कि जी हमें तो ये प्रोटेक्शन हासिल है, तो हमें इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की करने की क्या जरूरत है अपनी क्वालिटी बेहतर करने की। देखिए, जो अनड्यू प्रोटेक्शन है वो तो ठीक नहीं है ना, वो तो हम खुद कह रहे हैं। और हुकूमत ने अनड्यू प्रोटेक्शन वहां पे थी जहां इसकी अपनी जरूरियात थी, इंडस्ट्री की जरूरियात नहीं थी। इंडस्ट्री ने नहीं कहा था कि मुझे इतनी प्रोटेक्शन दो, उन्होंने उसका फायदा उठाया। अब स्टील की भी अगर आप बात करें, आज उसका प्रोटेक्शन लेवल 53% है, तो आप 53 से सीधे आप 10 पे जा रहे हो। आप उनकी भी जो जेन्युइन नीड है उसको देखो। और जो ये 5 साल में जाएंगे, ये 5 साल में जाएंगे ना, बट अगेन आपकी कंपेटिटिवनेस, या तो बाकी चीजों को भी ठीक कर लें, टैक्सेस को ठीक कर लें। खित्ते के अंदर पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं सबसे ज्यादा हैं, खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान में बिजली की कीमत है वो सबसे ज्यादा है। स्टील वाले सीधी सी बात कर, जो उनकी बात की सेंस भी बनती है कि जो खित्ते का एवरेज टैरिफ है वो 14 सेंट्स है, तकरीबन 20 रुपए फी यूनिट पाकिस्तान की जो कीमत है। उनका जी हम ले रहे हैं, बावजूद के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर तमाम जो क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने खत्म कर दिया, थोड़ी सी रह गई थी, तो वो आज भी 40 रुपए पे फी यूनिट उनको मिलती है बिजली। अब स्टील के अंदर जो सबसे बड़ा उसका जो इनपुट है वो बिजली है। वो मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके उसको फिर दोबारा वो बार बनाते हैं, उनका जो भी उनकी टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आप उनकी बिजली उन्होंने अपने खत्ते की सबसे महंगी दे दी, टैक्सेस आपने सबसे महंगे कर दिए, बाकी उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी वहीं खड़ी हुई है। तो फिर ड्यूटी स्ट्रक्चर को नीचे करने से तो वो कंपेटिटिव नहीं होंगे ना। तो उसके लिए वो उन्होंने इनोवेशन जो करनी वो तो उनको करनी चाहिए। बट नाज़रीन, इसके अंदर जो एक और चीज हाईलाइट करने वाली है वो जो वर्ल्ड बैंक का मॉडल है GTAP, ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट। अब जब हुकूमत से ये सवालात कुछ हुए कि आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 11 साढ़े 11 अरब डॉलर के करीब हैं, एक्सचेंज रेट जो है हमारा वो आज दोबारा फिर प्रेशर में आ गया है, महंगाई जो कम हुई थी वो बढ़ सकती है, तो इन सवालात के जवाबात क्या है? उनके पास स्पेसिफिक जवाबात नहीं थे। फिर एक और ब्रीफिंग अरेंज की गई वर्ल्ड बैंक और कॉमर्स मिनिस्ट्री की, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में उमर अयूब खान साहब और उनके साथ जो बाकी मेंबर्स थे कमेटी के, उन्होंने जब ब्रीफिंग ली तो उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो जरा इस किस्म की है कि जिससे लगता ही है कि जो वर्ल्ड बैंक की मॉडल है उसके अंदर भी परफेक्शंस नहीं है, उसमें इश्यूज हैं। तो हुकूमत का ये ख्याल जो है कि आज से 5 साल के बाद हमारी जो बरामदत है वो डबल होंगी, उससे जो हमारी दरामदत बढ़ने की ग्रोथ है उसके मुकाबले में वो शायद ठीक ना हो। जो इस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वेशन सामने आई, उन्होंने कहा ये जो मॉडल वर्ल्ड बैंक ने इस्तेमाल किया ये स्टैटिक मॉडल है, वो उस तरीके से तमाम जो उसके एलिमेंट्स हैं ट्रेड के उसको सामने नहीं रख रहा। फिर इसके अंदर जो डाटा इस्तेमाल हुआ वो हुकूमत का PBS का डाटा है। फिर जो मॉडल है वो बहुत ही लिमिटेड जो टैरिफ लाइन है उसके अंदर ट्रेड को देख रहा है, तमाम की तमाम जो टैरिफ लाइन है उसको वो नहीं देख रहा। इसी तरीके से उन्होंने कहा जी कि जो जियो पोलिटिकल मूव्स होती हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, उन सारी चीजों को ये मॉडल जो है वो इग्नोर कर रहा है। बहरहाल इसकी दोनों तरफ जो है पॉइंट्स है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो वो कमिटेड हैं कि उन्होंने ये इस्लाहात करनी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की भी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की भी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, लेकिन दूसरी साइड पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं और एक फॉरेन कंसल्टेंट भी है। उनका ये ख्याल है कि इकॉनमी को खोल देना चाहिए, तब ही पाकिस्तान के मसले हल होंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे एक हुकूमती नुमाइंदे से, ज्वाइन करेंगे हमें SAPM ऑन इंडस्ट्री हारून अख्तर खान। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया अभी हारून अख्तर खान साहब ने, ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया हारून अख्तर खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत का ये जो प्लान है कि अगले 5 साल के लिए 52% यानी कि 52% जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको कम करना है, आपके ख्याल में पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो तैयार है इतने बड़े इस रेडिकल शिफ्ट के लिए जो हम देखने जा रहे हैं? देखिए कमरान, इसके ऊपर बहुत डिबेट्स हुई हैं और आपको बता दूं कि ये स्टार्ट इस चीज से हुई कि एक परसेप्शन था कि हमारी कुछ सेक्टर्स की इंडस्ट्री ओवरली प्रोटेक्टेड है और उसकी वजह से इनएफिशिएंसी का शिकार है और उसकी वजह से वो एक्सपोर्ट्स के लिए कंपेटिटिव नहीं रही। अब उस पर 3-4 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि पिछले 2-3 सालों में जितनी भी ड्यूटीज बढ़ाई गई वो बढ़ाई गई रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से,
और इंपोर्ट सप्रेशन की वजह से, और उसका डेफिनेटली इंडस्ट्रीज को एक इनडायरेक्ट इनएडवर्टेंट प्रोटेक्शन में इजाफा हुआ। अब मैं ये समझता हूँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि हम डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स में ओवरली प्रोटेक्टेड थे, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ प्रोटेक्शन हमारी इंडस्ट्रीज को जरूरत भी है उसकी, क्योंकि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं, हमारी गैस की कीमतें ज्यादा हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं रीजनल कंपटीशन में, और हमारे टैक्स रेट ज्यादा हैं। तो ये हमने फिर एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की और डिफरेंट सेक्टर्स से हमने उनका भी वर्जन लिया कॉस्ट डिसएडवांटेजेस का, और हमारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने भी कॉस्ट डिसएडवांटेजेस निकाली, और स्ट्रेंजली एनफ इन सम केसेस दे वर वेरी हाई। जिन लोगों का बिजली का ज्यादा इस्तेमाल है उनकी कॉस्ट डिसएडवांटेज ज्यादा हाई है, जिन लोगों का गैस का ज्यादा इस्तेमाल है उनकी कॉस्ट डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू द रीजन ज्यादा हाई है। सबसे ज्यादा फर्क जो है वो पड़ रहा है चाइना के थ्रू, बिकॉज चाइना में ना सिर्फ बिजली सस्ती है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, टैक्स रेट्स भी कम है, और गैस भी सस्ती है, बल्कि वॉल्यूम का भी बड़ा एडवांटेज है। तो ये पॉलिसी एक बैलेंस है बिटवीन गिविंग adequate protection, neither more than what they deserve, and nor less than that. It is a difficult exercise, but Prime Minister ने इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, और उस स्टीयरिंग कमेटी का मकसद ही ये है कि वो देखिए कि कोई अनड्यू प्रेशर में कोई सेक्टर तो नहीं आ जाता, और अगर वो आ जाता है तो इसके लिए हम तरीक़ाकार निकालेंगे कि उसको कैसे बचाया जाए। इसमें एक और फैक्टर भी है कि अगर हम बहुत ज्यादा ड्यूटीज कम कर देंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगी, और उसके साथ साथ अगर हमारी एक्सपोर्ट्स उसी रफ्तार से ना बढ़ी तो हमारा रिजर्व के ऊपर कुछ प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए हमारी स्टीयरिंग कमेटी में स्टेट बैंक गवर्नर साहब भी हैं, तो ये फैसला बड़ा सोच समझ के किया गया है। इसके अंदर दुनिया की तमाम कंट्रीज जो हमारी तरह थी और जो एक सक्सेसफुल टैरिफ रिडक्शन से गुजरी है उनकी एग्जांपल सामने रखी गई है, और साथ ही हमने एक कमेटी बना दी है जो ऑब्जर्व करेगी कि रिजर्व के ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर तो नहीं है या किसी सेक्टर पे अनड्यू प्रेशर तो नहीं है। अच्छा, अच्छी बात यह कमेटी का भी जिक्र किया और आपने कहा कि बैलेंस स्ट्राइक किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से जो स्टील मेल्टर्स की एसोसिएशन, जो लार्ज स्टील प्लेयर्स स्थान के, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोटेक्शन लेवल है वो 38% होना चाहिए, ऑल दो अभी 53 है, 53 से 38 पे आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो सीधा 53 से 10% पे जाके रुक रहे हैं। और कल जब हमारी उनसे मुलाकात हुई वो तो कह रहे थे कि हारून अख्तर खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी जो तमाम बातें ठीक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच तो ना हुई ना, ये तो एक फोर्स्ड सिचुएशन होगी हुकूमत के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली बात तो ये है कि स्टील वालों की मेरे से कम 5-6 मीटिंग्स हो चुकी हैं, और ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि उनको हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो पॉलिसी बनाता है वो पॉलिसी को चेंज भी कर सकता है। सो मेरे हाथ में एज ए मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज सारा कुछ नहीं है, बट कमेटी और तमाम मिनिस्ट्रीज को शामिल होकर सब कुछ होता है। पाकिस्तान के लिए सारा कुछ करते हैं, पॉलिसी को डिक्टेट होके कहीं और से तो नहीं आती, हम ही बनाने वाले हैं और हम ही इसको रिव्यू करने वाले हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, द सिल्वर लाइनिंग इज कि बिकॉज प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा थी और 5 साल का अरसा दिया गया है इसको ग्रेजुअली कम करने के लिए, इसलिए पहले साल तो 90% केसेस में जो ओवर प्रोटेक्शन है वो एडजस्ट होगी। सो वी आर नॉट वेरी कंसर्न, देयर आर अनोमलीज बट वी आर नॉट वेरी कंसर्न इन द फर्स्ट ईयर। द कंसर्न कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, एंड प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर विजन है इसमें कि हमने किसी इंडस्ट्री को, एफिशिएंट इंडस्ट्री को बैठने नहीं देना। कोई ऐसी अगर इंडस्ट्री है और ऐसी यूनिट्स हैं जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही हैं और जो रिवाइव नहीं हो सकती और दुनिया को कंपटीशन नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली वो तो साथ साथ या तो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करेंगी या फिर वो किसी और इंडस्ट्री में आएंगी। तो ये बैलेंस रखना इसकी मैंने कहा था। हमारे पास टाइम कम है, क्विकली आपने फरमाया हमारी पॉलिसी हम बदल देंगे, तो ये वजारत जो हमारी तजारत है इसने एक ब्रीफिंग दी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, एनएस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में। जब उनसे सवालात हुए उन्होंने कहा जी अजम्पशंस क्या है, ये तो वर्ल्ड बैंक का मॉडल है, जी टैप, उन्होंने मॉडल का नाम भी बता दिया वहां पे,
और वहां पे फिर जब सवालात हुए तो सामने ये आया कि जो अजम्पशंस उसके अंदर ली हुई हैं वो तो उस तरीके से पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रही कि अगर आप प्रोटेक्शन लेवल को 52% कम कर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जिसमें 22% कमी इसी साल हो जाएगी, तो आपकी इंपोर्ट्स कैसे सिर्फ 7% से बढ़ेंगी? देखिए, पहले तो मैं टोटली एग्री नहीं करता कि ये पॉलिसी कहीं से बन के आई है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वे ऑफ वर्किंग ये है कि वो फॉरेन कंसल्टेशन भी करते हैं, लोकल कंसल्टेशन भी करते हैं। इसमें हमारे लोकल इकोनॉमिस्ट भी शामिल थे, इसमें फॉरेन इकोनॉमिस्ट भी शामिल थे, जो सब उन कंट्रीज के एक्सपीरियंस से गुजर के फिर कंसल्टेंट्स बनते हैं, और उन्होंने सारी हमें कंट्रीज का एक्सपीरियंस बताया है। जब भी एक ट्रांजिशन होती है और जब भी एक पॉलिसी आती है और जब भी एक माइंडसेट चेंज करना होता है, तो उसके अंदर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा होती है। बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर, जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें अंडरस्टैंडिंग दी है वो ये दी है कि किसी एफिशिएंट इंडस्ट्री को कॉस्ट डिसएडवांटेज जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है, अगर बिजली ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उसको हमने डूबने नहीं देना। हाँ, देयर इज ए लॉट ऑफ एंजाइटी विद सर्टेन सेक्टर्स व्हिच गॉट अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन एंड देयर आर सर्टेन सेक्टर्स व्हिच नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। बट अभी ये इस सारी चीज में ये कहा जाता है कि अगर कहीं डंपिंग होगी तो हमारे फिर वो एंटी डंपिंग लॉज आने चाहिए। अगर कोई अनड्यू यहाँ एडवांटेज लेता है कोई और कंट्री, तो हम सेफगार्ड मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैजुअलिटी ये हुई है आरडीज लगा के, प्रोटेक्शन दे के, कि हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में 3 मेजर्स हमारे पास थे वो अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हुए। अब हमारी नेशनल टैरिफ जो काउंसिल है, ये कमीशन जो है, ये भी पूरी कंप्लीट हो गई है और ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। सो अब हमें उस रूट पे जाना पड़ेगा, और उस रूट पे जाने के बावजूद भी अगर सिस्टम पूरी तरह काम नहीं कर रहा तो हम इंडस्ट्रीज को इंशाल्लाह डूबने नहीं देंगे। अच्छा अरुण अख्तर साहब, क्विकली आखिर में, आपने खुद भी ये इशारा दिया था कि इन रिफॉर्म्स के नतीजे में जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन है उस पर थोड़ा सा दबाव आ सकता है, तो आपकी असेसमेंट के मुताबिक जून 2026 तक जब पहले साल इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, तकरीबन 22% रिडक्शन होगी, तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसकी क्या पोजीशन होगी? देखिए, ये सारी चीज की इसलिए गई है कि अगर हम अपने मैन्युफैक्चर को एफिशिएंट बनाएंगे, अगर उसकी प्रोटेक्शन कम करेंगे और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएगा और एफिशिएंट बनेगा, तो वो एक्सपोर्ट के लिए कंपेटिटिव होगा। द होल बेसिस of this tariff policy is, and the vision of the Prime Minister of Pakistan, that there are 3 most important things for Pakistan, and that's exports, exports and exports. So ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर बैलेंस प्रॉपर ना हुआ तो इंपोर्ट्स के ऊपर शुरू में इजाफा तेजी से होगा और एक्सपोर्ट्स में शायद विद ए लैग होगा। उसके लिए हमें इसकी एक क्लोज मॉनिटरिंग करनी है और उसके लिए ये स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। बहुत शुक्रिया हारून अख्तर खान साहब, आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, खास करके इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जो है वो 9वें रोज़ दाखिल हो गई है। मिसाइलों और ड्रोन का एक्सचेंज जारी है और ईरान की तरफ से बाकायदा तौर पर पहली मरतबा जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि इन इजरायली हमलों में अब तक 400 से ज़ायद जो ईरानी हैं वो जहां बहक हो चुके हैं और 3000 जो हैं वो इस हवाले से ज़ख्मी हैं। दूसरी तरफ इस्तांबुल में OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है और इस इजलास में जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी खिताब किया है और इसराइल पर उन्होंने कड़ी तनकीद की है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे और जब इस मसले का निगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकता था, तो उस वक्त इसराइल ने जानबूझकर इस सारे प्रोसेस को सेबोटाज करने के लिए ये कार्रवाई की और हमला किया। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो भी शिरकत कर रहे हैं OIC के इस इजलास में और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं उसके लिए, और उन्होंने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इस जंग में बराह रास्त शिरकत की तो ये तमाम जो बाकी लोग हैं, मुमालिक हैं, उनके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। और वो असल में शहबाज इशारा कर रहे हैं टूवर्ड्स, अभी तक तो क्योंकि ईरान और इस दरमियान बराह रास्त लड़ाई हो रही है और अगर अमेरिका भी इसमें शामिल होता है,
हालांकि ईरान ये कहता है कि इस सारे जो लड़ाई में जो सपोर्ट है वो अमेरिका की मिल रही है इसराइल को, लेकिन अभी तक ईरान ने जो अमेरिकी इंटरेस्ट है रीजन के अंदर उनको निशाना नहीं बनाया। लेकिन अगर अमेरिका बरह रास्त उसमें शामिल होता है तो फिर ईरान जो है, जो उनके रीजन के अंदर एसेट्स हैं गल्फ के अंदर, उनको वो निशाना बनाएंगे। तो शायद जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ख़बरदार कर रहे हैं अमेरिका को, और ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि गल्फ के बाकी कंट्रीज़ हैं कि अगर वो इस जंग में शामिल हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर सारों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कामरान, लगता तो ऐसे कि दोनों ममालिक जो हैं इसराइल और ईरान वो लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं, और जो शायद इसराइल का ख्याल था कि जो इनिशियल उसकी स्ट्राइक्स थी जो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग थी ईरान के लिए, उसके बाद ईरान उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो उनका अंदाज़ा गलत साबित हुआ है। वो जितना भी डैमेज कर सकते हैं वो अभी भी कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का वो काफ़ी कमज़ोर है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमेरिका जो है वो जंग का हिस्सा डायरेक्टली है भी नहीं और है भी, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो तो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी अगर ऐसा न हुआ तो 2 हफ्ते में हम भी फिर जो है वो जंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका की पोजीशन है वो न्यूट्रल पोजीशन है या वो क्लियरली अब इसराइल की साइड पे खड़ा हुआ है? देखिए, न्यूट्रल तो उनकी पोजीशन बिल्कुल नहीं है, वो क्लियरली इसराइल की साइड पर खड़े हुए हैं। और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने इससे पहले भी स्टेटमेंट्स दिए कि ये बड़े एक्सेलेंट उन्होंने अटैक्स किए हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि उन्होंने ये हमले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि ईरान अब बहुत करीब है जौहरी हथियार बनाने के। और इसकी तस्दीक जो है आज से 3 महीने पहले जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबर्ट, उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा था कि ईरान इमीडिएटली कोई जौहरी जो हथियार है वो बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन कल जब अमेरिकी सदर ट्रंप से इसके बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने अपनी ही जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उनको स्नब कर दी। उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं कह रही, और उनका ये ख्याल है कि अमेरिका का ये ख्याल है कि यस, ईरान जो है वो जौहरी हथियार बनाने की तरफ जा सकता है। अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है खासतौर पर इराक के अंदर, वो तो उनके दावे के दूसरी साइड ये भी है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद इसराइल उनके ऊपर हमला ना करता, ये बात भी है। रही बात जो आप वो बात करते न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन उसमें जो दूसरा कैच है कि क्या अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल होना चाहता है, आई थिंक उसके हवाले से बिल्कुल एक डायलेमा है। डायलेमा ये है कि जो प्रो इजरायली लॉबी है वो तो ड्रैग करना चाहती है अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि अगर उनको डिसाइसिव कोई वार करना है ईरान के खिलाफ तो उसके लिए अमेरिका की फिजिकल एक्टिव सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो नोबेल प्राइज़ भी लेना चाहते हैं, वो अपने आप को अमन का पैगंबर कहते हैं, और इस वजह से आपको पता है कि अगर वो इस जंग में चले जाते हैं तो फिर जो एक ग्लोरी वो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं पाएगी। इसी वजह से जो 2 हफ्तों का उन्होंने टाइम की बात की है कि फ़िलहाल मैं अपना फैसला मौखर करता हूं, कि शायद उनको ये यकीन है कि इस दौरान अगर कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर वो ये क्रेडिट भी लेंगे जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए कह रहे हैं। तो मेरी भी कुछ अमेरिका में लोगों से बात हुई, दे स्टिल बिलीव कि अमेरिकी सदर ट्रंप नहीं जाना चाहते इस जंग में, और उनका यही ख्याल है कि एक तो उनकी अपनी जो कन्विक्शन है और दूसरा जो उनकी मेजर सपोर्ट बेस है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसकी वजह से उनको इलेक्ट किया गया दोबारा, कि वो अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं धकेलेंगे। तो अगर वो ये इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो जो सपोर्ट बेस है उनकी वो भी खत्म हो जाएगी, और जो अपने आप को वो पीस मेकर कहते हैं वो भी मामला खराब हो जाएगा। बाय ऑल मींस ये उनकी सेकंड टर्म जो है कि वो लास्ट टर्म है, तो शायद उनको सपोर्ट बेस का उतना ख्याल ना हो। नहीं, बट वो ग्लोरी तो बनाना चाहते हैं ना। उनका जो अभी तक अगर आप देखें कि उनको जो इस वक्त सबसे ज़्यादा शौक है ना, जिसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान ने जो रात गए एक फ़ैसला लिया है, रेकमेंड किया है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनको जो 2026 का अमन का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिलना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि जी पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर लोग तनकीद कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क का सदर जो इसराइल को सपोर्ट करता है, जो जेनोसाइड कमिट कर रहा है गजा के अंदर, जिसने ईरान के खिलाफ हमले किए, तो हम आखिर उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बारे में ये क्वेश्चन तो सारे ठीक है, सवाल तो बनते हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जब सिफारतकारी की बात हो ना तो उसमें फिर अगर आप जज्बात को साथ रखेंगे तो फिर तो आप कहेंगे कि हाँ ये बात तो ठीक है। मोरालिटी की लोग बात करते हैं, आजकल के इस वर्ल्ड ऑर्डर में मोरालिटी कहाँ स्टैंड करती है। पाकिस्तान जो काम कर रहा है उसकी दूसरी साइड भी देखें। उनको पता है कि ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो मैंने कहा कि अपनी वो एक ग्लोरी चाहते हैं, वो चाहते हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिले। उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया है, एक ही स्टेटमेंट 10 मरतबा कहा है कि मैं डिजर्व करता हूँ। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पर तो मिलना नहीं है उनको इनाम, लेकिन पाकिस्तान ट्रंप की गुड बुक में आकर के एक वाइट हाउस के अंदर ऑलरेडी हम एक इन रोड्स बना चुके हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अपने जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करना चाहते हैं।
अब इसका जो लोग तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान के फैसले के ऊपर, इंडिया की साइड से अगर आप देखें, पाकिस्तान ने एक वो ऐसी गुगली फेंकी है जिसका इंडिया के पास जवाब नहीं है। मसलन अगर भारत, क्योंकि मेन जो पाकिस्तान की कंटेंशन है कि उन्होंने सीज फायर करवाई है, मीडिएशन करवाई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और अगर जो भारत है वो इनकार करता है, तो इनकार करने का मतलब ये है कि वो कहता है कि ठीक है ट्रंप को इसका मतलब है नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए। अगर वो खामोश रहता है तो इसका मतलब है कि उसको डोमेस्टिक जो क्रिटिसिज्म है वो आएगा कि देखें आपने अमेरिका की मीडिएशन जो मानी है। तो अगर आप पाकिस्तान की साइड पर हों तो आपका क्या ख्याल है कि आपको एक ऐसा जो आपका एडवर्सरी है जो कोई मौका जाने नहीं दे रहा आपको, कि आपको हर तरह से उसने नीचे गिराना है, इनफैक्ट आगे चल के बात भी करेंगे जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, तो क्यों नहीं वो ऑप्शन आप एक्सप्लोर करेंगे जिससे आप अपने एडवर्सरी को एक मुश्किल में डाल सकें? बात तो ठीक है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लेकिन जो रीजनल जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं उसमें शायद नाजरीन इस चीज़ की इतनी गुंजाइश ना हो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपना रोल अदा कर सकेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो नॉमिनेट किया अमेरिकी सदर ट्रंप को कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और वजह पाकिस्तान यही कहता है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान जो हालिया जंग थी उसको ख़त्म करवाने में एक मरकजी किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी जगह पर बरकरार है, और जो भारत ने एक फैसला लिया था पहलगाम वाक़े के बाद कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको मुअत्तल किया था, हालांकि उसके पास ये इख्तियार नहीं है। और आज इस सिलसिले में जो उनके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह और बीजेपी के एक आम लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो कभी भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बहाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है उसके लिए कोई 112-13 किलोमीटर लंबी जो नहर है वो निकाल के उसका पानी डाइवर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के हिस्से का, और इसके हवाले से मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक सीरियस डेवलपमेंट है। बट प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वाटर के इश्यूज़ हैं, फिर इनके अपने भी इंडिया के अंदर इश्यूज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप हमारे हिस्से का जो पानी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो कहते हैं कि पानी नहीं रहा और हमारे हिस्से का पानी आप क्यों डाइवर्ट करके अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो इंटरनल उनके यहाँ भी डिबेट हो रही है। बट दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अमित शाह क्लियरली शोज कि इंडिया की इंटेंशन क्या है। और मेरा अपना मानना है कि बाकी इश्यूज अपनी जगह पर, ये सिर्फ पानी का एक ऐसा इशू है जिस की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में एक बड़ी जंग हो सकती है। कामरान, इस इशू को अगर आप रिलेट करें, जो पाकिस्तान का फैसला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने रेकमेंड किया है फॉर द नोबेल प्राइज, सीज फायर हुआ है, अभी मामला तो उस तरीके से मुकम्मल जंग बंदी की तरफ नहीं गया, और सीज फायर में भी आपको पता है कि एक्सटेंशंस होती रही हैं। ऑल दो लग नहीं रहा कि अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, इंडिया के साथ जो हो उसको टाइम लगेगा उसे रिकवर करने के लिए, लेकिन इट इज एवरीथिंग इज प्रीमेच्योर, नंबर वन। नंबर टू, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उस पर जो हुकूमत पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था पानी के हवाले से, वो इनकी पॉलिसी, उसकी जो बजट की एलोकेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि भारत अगर कोई ऐसा इकदाम करता है और उसको अभी फौरी तौर पर तो शायद पाकिस्तान को डैमेज ना कर सके, पानी के हवाले से लॉन्ग टर्म में कर सके, तो हमें अपने जो रिजर्वायर्स थे उसको बनाना था। हमने क्या किया, बजट में जो वाटर सेक्टर की जो बजट की एलोकेशन थी उसमें 28% कमी कर दी। 28% कमी करके वहां से जो पैसा निकाला वो सियासी जो हमारी प्रायोरिटीज थी हुकूमत की और इत्तेहादी जमातों की, उस पर पैसा लगा दी। अब हुकूमत ने एक और प्रपोजल दिया, उस पर बात कभी करेंगे, अब डिटेल पे बात नहीं करते, मैं मेंशन कर देता हूँ कि 1% ये एक पानी की जो डैम्स हैं बनाने के लिए 1% जो टैक्स एक नया हुकूमत लगाना चाह रही है, जिसके ऊपर IMF जो है वो तैयार नहीं है। IMF कह रहा है कि अगर आपने दयामिर बादशाह डैम बनाना है, आपने मोहम्मद डैम बनाना है, जो कि ऑलरेडी उन पे कंस्ट्रक्शन जो है दोनों पे जारी है, लेकिन उसके लिए 500 अरब रुपए 600 अरब रुपए मजीद चाहिए, तो आप अपने बजट से पैसे दें। हुकूमत कह रही है हमारे पास बजट में पैसे नहीं है, तो ये प्रायोरिटीज का भी सवाल है, और फिर जो पॉलिटिक्स है उसका भी एक इसमें बहुत बड़ा। मेरा ख्याल में जो पॉलिसी जो है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, कि सिर्फ अगर आपका ख्याल है किसी ताकतवर मुल्क के सदर को नॉमिनेट कर देने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, वो हल नहीं होंगे। ठीक है, आपको एक एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने अपने इश्यूज़ को हल करवाना है तो उसके लिए ये सारे जो तरजीहात हैं उसका तयन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो 4 रोज़ा जंग हुई, उससे फिर बहुत सी अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई, रीजनल डायनामिक्स चेंज हुई हैं,
और भारत इस वक्त, आप ये मैं आपको बता दूं कि मुश्किल में ज़रूर है। उसको इंडिया पाकिस्तान के केस के अंदर जो डिप्लोमेटिक सेटबैक्स हुए, फिर उससे पहले बांग्लादेश में अपने नेबरहुड के अंदर जो 15 साल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी उसका जो खात्मा हुआ, वो उनकी सबसे बड़ी वहाँ पर सपोर्टर थी। वो जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उन्होंने लूज़ किया और उसके नतीजे में एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में हमने देखा कि बहुत बेहतरी आई। और अब जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये भी मेरे ख्याल में हम सम टाइम अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं कि एक तरफ हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ या ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा चीन के साथ मिलकर जो हमारे रीजन के अंदर जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते जुमेरात को चीन में एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई और उसमें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। और ये पहला बाकायदा तीनों मुल्कों के दरमियान एक सैफ अफ्रीकी मैकेनिज्म फोरम जो है उसको तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद तीनों जो ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, बाकी जो इश्यूज हों उनके ऊपर तमाम तीनों ममालिक को एक पेज के ऊपर लाना है। अब ये जो डेवलपमेंट है इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। ऑलरेडी भारत जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात हैं अपने लिए उसे एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है। फिर चीन की भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब देख रहे हैं कि एक पेनिट्रेशन है और चीन भी ग्रो कर रहा है अपने ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ। और अब उसके साथ ये जो ट्राइलैटरल फोरम है, क्लियरली आई थिंक एक तरफ चीन जो है वो ग्रेजुअली जो अपने इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान भी अपनी एक जो बैलेंस पॉलिसी है, एक तरफ आप मगरब यानी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन जो आपका इत्तेहादी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ मिलकर इस रीजन के अंदर जो भी आपने अपने मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके लिए भी काम कर रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये जो सैफ अफ्रीकी फोरम का क़याम अमल में आया है, और मुस्तकबिल में फर्दर कहा जा रहा है कि इसको वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिया जा रहा है ताकि इनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी किया जा सके। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।